हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज है हमारा डे 11 ऑफ टॉप 50 गेस्ट पेपर्स और हम स्टार्ट करेंगे अपने कूलेस्ट सब्जेक्ट दैट इज जनरल साइंस के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे आज के दिन फिर से गेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज, आप सभी को अ वेरी हैप्पी क्रिसमस बच्चों। अच्छी तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए, साथ ही साथ में आज तुलसी पूजा भी है तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए और पढ़ाई को भी जारी रखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका गेस्ट पेपर बच्चों। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका जेएनवी का एग्जामिनेशन है बच्चे, उसका पैटर्न क्या है ना। हम बहुत बार इसको जान चुके हैं लेकिन एक बार और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, जो हमारा जेएनवी का एग्जामिनेशन है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स मेजरली आते हैं। फर्स्ट है हिंदी, इंग्लिश, गणित यानी कि मैथमेटिक्स और हमारा बिल्कुल कूल है सब्जेक्ट दैट इज जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान बच्चों। ठीक है, तो अभी हम सामान्य विज्ञान से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 66 और 100 तक जाते हैं। मतलब आप समझ जाते हो कि यहाँ पर 35 क्वेश्चंस ईच आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है वो 35 क्वेश्चंस देता है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो 35 मार्क्स की ही मैथमेटिक्स और 35 मार्क्स की ही क्या हो गई, जनरल साइंस। ठीक है, और आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी वो है 15 मार्क्स का। तो आपका जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर वो कितने हो जाते हैं बच्चे, वो हो जाते हैं आपके 100 बच्चों। ठीक है, अब मैक्सिमम स्कोर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो ये गेस्ट पेपर्स डेली कंटिन्यूएशन में कराए जा रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करो। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को 95 प्लस का टारगेट बना के जाना चाहिए ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो इतने कम समय में तो आप क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीमियम नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड AIMT। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट बना लीजिए। आगे बात करते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की। बच्चों, ये हर एक नवोदय वाले बच्चे के लिए जो भी जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी रैंक को एनालाइज करने की। आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लाखों बच्चे हैं जो जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 7 फरवरी को आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप अपनी रैंक पता कर लो कि उन सारे बच्चों में आप कहां स्टैंड करते हो वो भी बिना 1 रुपया दिए हुए, तो ये है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। होम पेज पर आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर मिलता है, क्लिक करके फ्री एनरोल करना है और 28 तारीख को 2 बजे यानी कि दोपहर के 2 बजे आपको अटेम्प्ट करना है अपना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। उसके थोड़े टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको अपना लीडर बोर्ड देखने को मिलता है कि आपका कौन सा नंबर है, कौन सी रैंक है और कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक बच्चे को इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलो 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। हर एक बच्चे को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो बताइए कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आरके से आप याद रख सकते हो कि जो हमारी खरीफ की फसल होती है वो कौन से सीजन में ग्रो करती है, रेनी सीजन में ग्रो करती है। यानी कि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमारी खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब कौन सी क्रॉप को पानी ज्यादा नहीं चाहिए, एम्पल अमाउंट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा व्हीट, जो कि हमारी कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है और ये कब ग्रो करती है, विंटर सीजन में ग्रो करती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई इतनी चीज, तो सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी था। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। हमें सबसे पहला स्टेप याद करना है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का वो है बच्चों हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमें मिट्टी को तैयार करना है। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम खुद को प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ में नए नए कपड़े पहनते हैं। सो इसी तरीके से हमें अपनी मिट्टी को तैयार करना है। कैसे, उसको लूजन अप करके एंड उसको पलट के, ताकि उसमें क्या हो सके, ताकि उसमें बच्चे एरेशन का प्रोसेस हो सके। मैम एरेशन का क्या मतलब है, हवा जाना। ठीक है,
जितनी हवा उसके अंदर जाएगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और हमारी जो सॉइल है वो ब्रीद कर पाएगी। मतलब अगर अच्छी तरीके से ब्रीद करेगी तो क्रॉप भी अल्टीमेटली हाई यील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो मिट्टी को ढीला और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है जुताई, जो कि एक टूल के द्वारा की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपकरण कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुताई के लिए हमारा होता है बच्चों क्या? फटाफट से बता दो। प्लो यूज करते हैं हम, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हल हिंदी में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बी जो है प्लोइंग इज द राइट आंसर। ठीक है, टिलिंग भी पॉसिबिलिटी आंसर हो सकता है अगर है आपके ऑप्शन में तो। आगे बढ़ते हैं, 68 की बात करते हैं। Which microorganism is used in the production of antibiotics? एंटीबायोटिक के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताओ, बहुत आसान है। पहले बताती हूँ एंटीबायोटिक है क्या। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में जो साइंटिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं, दैट इज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, प्रतिजैविक चीज क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करो। एंटी का क्या मतलब है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि दूसरी साइड से वो हमसे काम करेगा। ठीक है, बायोटिक का क्या मतलब है? लिविंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अगेंस्ट काम करेंगी। और ये कैसे होती हैं? ये केमिकल मेडिसिन होती हैं। ठीक है बच्चे, तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज नोन एज फंजाई। फंजाई से सबसे ज्यादा क्या बनाई जाती है? प्रतिजैविक बनाई जाती हैं। अगर मैं एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पूछूं तो क्या आप लोग बता सकते हो? कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है कि एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पेनिसिलिन जो है वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। 69 नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। बताइए, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, इकोलाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम, कौन है? तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया जो है वो रहता है जिसका नाम क्या है? एक जीवाणु रहता है जिसका नाम क्या है? बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। उसका नाम है बच्चे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। 70 which of the following is a cleanest fuel? निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? बच्चों, जब हम लोगों ने अपना कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ा था तब वहां पर आपने एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाई करी है, जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है उनके कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से बता दो कि कौन सा इन तीनों में से क्लीनेस्ट फ्यूल है, ये हमने पढ़ा है। तो यहां पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, केरोसिन। ठीक है बच्चे, सीएनजी, सॉरी सीएनजी, केरोसिन नहीं, सी सीएनजी आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है सण पीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये काफी बार जेएनबी में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक तापमान वाला होता है? मैं यहाँ पर कैंडल बनाती हूँ, तब तक आप सब लोग क्या करो, सबसे पहले आंसर करो। ठीक है, तो हमारे 3 जोन्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये है 1, ये है यहाँ पर सेकंड मार्क कर देती हूँ, और ये है हमारा थर्ड जोन। तो फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। बच्चों, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं? आउटर जोन को यूज करते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा गया है कि यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन का मतलब हुआ क्या? यहाँ पर बाहर की साइड है, बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, कंप्लीटली कंबशन क्रिएट हो रहा है, इसलिए जो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है वो है इसका आउटर पोर्शन। ठीक है बच्चे, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 72
प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया इन ईयर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, वो आपको बताना है। इस डेट को आपको याद रखना है, ईयर भी साथ में, डेट भी, क्योंकि काफी बार डेट भी पूछी गई है और ईयर तो हमेशा ही पूछा गया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 72। तो बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था हमारा 1 अप्रैल को, डेट याद रखिएगा 1973 में, ठीक है। 1973 यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चंस है, इतना कोई टफ नहीं है। अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो सारे आंसर्स आते होंगे, है ना। 73, which national park is famous for one horned rhino? एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि आपके जो बुक में एनसीईआरटी में सतपुरा नेशनल पार्क दिया हुआ है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि काफी बार जो है वो कुछ रिलेटेड जो फेमस हमारे बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए उनको भी याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ फेमस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ, वन हॉर्न राइनोसियोरस जो है वो कहाँ पे फेमस है, बताइए। जिम कॉर्बेट, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चे, काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन फेमस है, एक सींग वाला गेंडा यानी कि वन हॉर्न राइनोसियोरस। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब जो घड़ी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप 8th क्लास में हो और 8th क्लास से एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाले हो 9th क्लास में जाने का। 9th क्लास आपके करियर को बिल्ड करने के लिए फर्स्ट स्टेप माना जाता है और आपको 4 स्टेप्स लेने होते हैं, 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेप पे हो, अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सब एक बड़े लेवल पर जाने वाले हो। तो उस बड़े लेवल पे साथ देने के लिए वेदा एकेडमी आपके संग हमेशा बना हुआ है। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है क्लास 9 10 हमारा वेदा का जो यूट्यूब चैनल है उसको, क्योंकि वहां पर आपको फ्री सिलेबस पढ़ाया जाने वाला है, बोर्ड्स की बिल्कुल प्रिपरेशन कराई जाने वाली है। तो फटाफट से सब बच्चों को सब्सक्राइब करना है, किसको, वेदा 9 10 को, और इसी बात पे इस सेशन को एक लाइक कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था स्थानिक का क्या मतलब है, एंडेमिक, ठीक है। यहां पर हम 3 चीजों को समझेंगे। सबसे पहला है हमारा एंडेमिक, ठीक है, एक होती है आपकी एंडेंजर्ड, ठीक है बच्चे। तो एंडेमिक और एंडेंजर्ड में डिफरेंस क्या है, देखो एंडेमिक का मतलब है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जा रही है, सिंपल सी बात है, एक ही जगह पाई जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं। इसका एग्जांपल है कि पंचमढ़ी जो था बायोस्फीयर रिजर्व, वहां की जो फ्लोरा थी, जैसे कि वाइल्ड मैंगो ट्री जो है वो सिर्फ पंचमढ़ी में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो हमारा सिंपल सा यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वो स्पेसिफिक रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है। और एंडेंजर्ड का मतलब है कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, ठीक है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इस चीज को आपको याद रखना है। और अगर थर्ड की बात करूं जो कि है एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ही अब दिखाई नहीं देती है। क्लियर है, चलिए 75, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर, गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। और ये मुझे 100% यकीन है कि जो भी स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को देख रहे हैं उन सबको आता होगा। तो फटाफट से एक लाइक कर दो और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, एशियाटिक लॉयंस, क्योंकि हमें पता है कि एशियाई शेर जो है वो गिर नेशनल पार्क के बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, फटाफट से बताना है आपको। हाँ तो बताइए क्या होना चाहिए, फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो सिंपल सी बात है कि जो स्पर्म है वो किससे फ्यूज कर रहा है, वो एग से फ्यूज कर रहा है। तो इस संलयन को क्या बोला जाता है बच्चों, बताओ फटाफट से। इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि निषेचन, है ना बच्चों। चलिए, एनिमल्स दैट ले एग्स आर नोन एज, आपने 2 जानवर पढ़े हैं, एक जो अंडे देते हैं और एक जो यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, जो अंडे देंगे, मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि वीवी का मतलब क्या है, वीवी का मतलब है बच्चे, सिंपल।
ठीक है, वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। एंड ओवी का क्या मतलब है? ओवी का मतलब है अंडे, यानी कि जो अंडे देते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि अंडज। जो जानवर अंडे देते हैं उनको बोला जाता है ओवी पैरस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 78। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज नोन एज। लार्वा को वयस्क में तीव्र परिवर्तन क्या कहलाता है? आपने देखा होगा बच्चों कि इस तरीके से जो होता है हमारा क्या होता है, लार्वा होता है। ठीक है, लार्वा जो है वो अचानक से किस में कन्वर्ट हो जाता है? या तो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे, और या तो वो किसमें, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ फटाफट से कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ये ड्रास्टिक चेंज हुआ, इस तरीके की कोई चीज इस तरीके कैसे दिख सकती है? दिस इज नोन एज क्या? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि काया पलट या फिर कायांतरण। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 79। Which hormone is responsible for changes in males during puberty? यौवन अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपको हार्मोन्स बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं, क्योंकि काफी बार जेएनवी ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फटाफट से आपको बताना है कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद रखना है कि वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है बच्चे, टेस्टोस्टेरॉन। और अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ तो फीमेल्स के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल्स के लिए पूछा गया है और हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए 80 की बात करते हैं, न्यूमेरिकल है। टू फोर्सेस दिए हुए हैं, 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। परिणामी बल कितना होगा? तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन का बल है जो एक डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरी जगह 3 न्यूटन का बल है जो एक डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेम डायरेक्शन होगा, यानी कि एक ही दिशा होगी, तो नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर 5 न्यूटन को किससे ऐड कर दो, 3 न्यूटन से ऐड कर दो। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, सबको अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फोर्स दे रखा है आपको 200 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर एक्सर्टेड इज। 81 में 200 न्यूटन का बल 4 वर्ग मीटर स्क्वायर पर लगता है, तो दाब कितना होगा? तो सिंपल है, इस चीज को ध्यान रखना कि क्या पूछा गया है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव इज इक्वल टू बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20 एंड 5 0, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 50। और पास्कल जो है वो यूनिट है किसकी, प्रेशर की। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 50 पास्कल, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप डाउट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। वेदा एकेडमी आपको बिल्कुल फ्री डाउट सॉल्विंग देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो है वो 10 न्यूटन का है और एक जो बॉक्स है वो 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंपल मेंशन है कि डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है, तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा बच्चे, नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन। इस चीज को याद रखिएगा कि बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करना होता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा 4 न्यूटन, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेट फोर्स डिवाइड करके निकलेगा बड़े में से छोटे को। क्लियर? चलिए, अब फोर्स अप्लाइड, इतना फोर्स दिया गया है, अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर, प्रेशर कितना होगा, 500 न्यूटन का बल 0.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, तो दबाव कितना होगा बच्चों, बताइए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को सॉल्व कर कर आंसर देना है, मेरा आंसर देखने के बाद नहीं, पहले आंसर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है 500
ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देख लो इसको कैसे सॉल्व कर रही है मैम। ठीक है भाई, देखो पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ऊपर कितना हो गया 5000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई है 5000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो बताओ 5 1 जा 5 और 3 जीरो लगा दिए तो सिंपल कितना हो जाएगा 1000 पास्कल। निकालना टफ था? बिल्कुल भी नहीं मैम, सी। और बताइए, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है? कमेंट में बताओ मजा आ रहा है या नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following reduces friction? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण को कम करता है? घर्षण को कम करने के लिए जो इरेगुलरिटीज मौजूद होती हैं हमारे सरफेस पे, उनको भरना पड़ेगा। किससे? किसी भी चीज से भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, पॉलिश कर दिया है सरफेस को, यानी कि किसी भी पॉलिशिंग चीज से हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, ये काम में आ सकता है, ल्यूब्रिकेशन काम में आ सकता है, बॉल बियरिंग्स उपयोग में आ सकते हैं। तो डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान से सुन लो, हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। ये मत करके आना कि जल्दीबाजी में टिक कर दिया और 4 ऑप्शन पढ़ना ही भूल गए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े ट्रिकी बनाए जा सकते हैं, इसलिए हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, हर 4 ऑप्शन को पढ़ना है, रिलेट करके देखना है, फिर OMR शीट को भरना है। ठीक है, चलो 85 की बात करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो आपने देखा होगा कि पहले हमारी वाइब्रेशंस आती है और फिर क्या आती है, हमारी साउंड आती है। जब भी कोई बॉडी कंपन करती है तभी साउंड निकलता है। इसका एक बहुत इजी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप बोलते बोलते अपने वोकल कॉर्ड पे हाथ रखोगे तो आपको सुनाई देगा कानों में कि एक वाइब्रेशन हो रही है। जब मैं बोल रही हूं तो एक वाइब्रेशन हो रही है जिससे ध्वनि निकल रही है। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी एनरोलमेंट हो रहे हैं और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, प्रीमियम नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AIMT और किट भी फ्री मिलने वाली है। तो फटाफट से एनरोल करिए क्रैश कोर्स में। आगे बात करते हैं, मॉडल पेपर अब आप परचेज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो और इस टफ सी दिखने वाली OMR शीट को 100 बार भरकर देख सकते हो अपने घर पर। तो फटाफट से इसको परचेज करिए। यहाँ पर 10 सेट और 20 सेट का प्राइजेस मेंशन है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पर, और साथ ही साथ में आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पर भी। तो आप इनको परचेज आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आप अपने गेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करो। कहां पर? वेदा ऐप पर। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चीज को याद रखो, ये एकदम ही मुफ्त है आप लोगों के लिए। आपको जाना है वेदा ऐप पर टेस्ट सेक्शन में और आपको जाना है गेस्ट पेपर पर। ठीक है, गेस्ट पेपर को आराम से आप सॉल्व कर देख सकते हो। कहां पर? वेदा एप्लीकेशन पर। डेली हर एक बच्चे को गेस्ट पेपर को सॉल्व करना है और अपना स्कोर जनरेट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रीक भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ में प्रिपरेशन जो है वो ऊंचा बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? चलिए बच्चों, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का डेट याद रखिएगा, AIMT 28 दिसंबर को 2 बजे होने वाला है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? देखो फ्रीक्वेंसी के 2 फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखे हैं, जो है सबसे पहला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय हमारा टाइम पीरियड, और एक है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हैं। तो सिंपल यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आवृत्ति। समझ में आ गया? चलिए, यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऐसा यूनिट हर एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर सबकी लिख रही हूँ, तब तक फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारा हर्ट्ज, टाइम पीरियड का है सेकेंड, प्रेशर का है पास्कल और फोर्स का क्या है, न्यूटन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर चारों मेंशन कर दिए हैं, याद रखना। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, टाइम पीरियड का सेकेंड, प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा हर्ट्ज, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं, H कैपिटल स्मॉल z। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑडिबल रेंज फॉर साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए श्रव्य ध्वनि कितनी होगी बच्चों? तो बच्चों एक रेंज आपको मेंशन है कि 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो ही सुनाई देती है ह्यूमन को। ठीक है, अगर 20 से ऊपर होंगी यानी कि कम होंगी, जैसे कि 19 हर्ट्ज हो गया तो ये भी नहीं सुनाई देगी, इससे ज्यादा होगी तो भी नहीं सुनाई देगी। सिर्फ यही रेंज जो है उसको हमने ऑडिबल कंसिडर किया है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। The quality of a sound that distinguish a shrill sound from a grave sound is known as। ध्वनि का वह गुण जो तीखी और भारी ध्वनि में अंतर करता है वो क्या कहलाता है? बताओ फटाफट से। ध्वनि आपको अलग अलग सुनाई देती है, इसकी ध्वनि अलग है, उसकी ध्वनि अलग है, पहचान लेते हो, डिस्टिंग्विश कर पाते हो, तो बताओ वो कौन सा एक ऐसा फीचर है, कौन सा ऐसा गुण है ध्वनि का जो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है बच्चों, तो उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, पिच। पिच के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारी साउंड कैसी है, श्रिल है, या फिर हमारी साउंड जो है वो कैसी है बच्चे, ग्रेव है, यानी कि भारी है। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप इट क्लियर होगा ये चीज। चलिए आगे बात करते हैं। एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी का फुल फॉर्म बताइए। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखना है, देखो सीएनजी का फुल फॉर्म याद कर लो, एलपीजी का फुल फॉर्म याद कर लो, एलईडी का फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, ये तीनों जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन तीनों का याद करके लिख लो डायरी में। ठीक है, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ, जो हमारी बिजली चमकती है या फिर तड़ित उत्पन्न होती है वो किस वजह से होती है? डायग्राम बनाते हो तब तक आंसर शेयर करो। देखो ये क्या है, ये है हमारा प्यारा सा बादल। ठीक है, ये क्या है, ये बादल है। ठीक है, अब तो बच्चों हमारा जो बादल होता है ना उसमें लाइट चार्जेस जो है वो अक्यूमुलेट करते हैं, ऊपर की साइड में पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की साइड में हमारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते आपस में टकराते हैं तब क्या होता है, तब हमारी बिजली चमकना स्टार्ट कर देती है। तो चार्जेस इन क्लाउड विल बी द राइट आंसर। बादलों में आवेश के संचय से बिजली चमकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग इज नोन एज। बिजली से इमारतों को रक्षा करने के लिए कौन सा प्रयुक्त यंत्र है? बहुत आसान है, आपने देखा है कि बच्चों ये क्या है, ये मान लो हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा टाइप का कंडक्टर लगाया जाता है जिससे जो अर्थ का वायर होता है वो अर्थ में डाल दिया जाता है, ताकि जो एक्सेस ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, एक्सेस चार्ज जो है वो कहां चला जाए, वो ग्राउंड में चला जाए। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा लाइटनिंग रॉड, या फिर यहाँ पर हम कंडक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तड़ित चालक इसको हिंदी में बोला जाता है। आसान था क्वेश्चन। चलिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द ग्लास रॉड बिकम्स, बताओ जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आता है? देखो इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मान लो ये क्या है, ये है बच्चों हमारी ग्लास रॉड, ठीक है, और ये है हमारा रेशम का कपड़ा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही ऑब्टेन होंगे, चाहे वो ग्लास रॉड के पास जाए चाहे वो सिल्क के पास जाए। हमने यहाँ पर रब किया है। ठीक है, अब एक बात समझ लो कि जब भी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, मतलब जो हमारी ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कौन सा चार्ज पाता है, वो पॉजिटिव चार्ज पाता है। ठीक है, और जो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या पाता है, वो पाता है बच्चे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी, उसने लूज करे हैं इलेक्ट्रॉन्स और किसको दे दिए, सिल्क को, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज यानी कि घनावेशित। क्लियर? चलिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वेव्स को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करा जाता है? इस चीज को बच्चों याद रखना, अगर आपको मैग्नीट्यूड नापना है तो आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बच्चे रिक्टर स्केल। ठीक है, और अगर आपको वेव्स नापनी है तो वो है हमारा एक सीस्मोग्राफ, भूकंप मापी। द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर नोन एज, टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं क्या कहलाती हैं? देखो कुछ इस तरीके से प्लेट्स होती हैं, मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा वीडियो वाले सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है बच्चे, या तो ये क्या करती हैं, ब्रशिंग पार्ट करती हैं या फिर क्या करती हैं, हाँ, तो बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी होंगी बच्चों, टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं क्या कहलाती हैं, सीस्मिक जोन्स भी बोल सकते हैं, फॉल्ट जोन भी और वीक जोन भी। तो सिंपल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कैन अकर, परावर्तन की घटना हो सकती है कैसी, बताइए, ओनली वंस, मल्टीपल टाइम्स, ओनली ट्वाइस, या फिर नेवर रिपीटेडली, केवल एक बार, कई बार, या फिर केवल दो बार, या फिर कभी बार बार। तो बच्चों आप ध्यान से देखो कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो कैसा होता है, एक बार भी हो सकता है और हो सकता है कि हम उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपने कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप में देखा होगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 97, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग, दृष्टि बाधित व्यक्ति पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करते हैं क्या, बताइए, विजुअली इंपेयर्ड जिनको दिखाई नहीं देता है वो किस चीज का उपयोग करते हैं, वो यूज करते हैं बच्चे ब्रेले सिस्टम का, जो कि रेज्ड डॉट से बनी हुई होती है एंड वो उसको टच कर कर क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 98, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश पर पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज यहाँ पर हमारी स्मूथ सरफेसेस होती हैं और ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा क्लियर इमेजेस। ठीक है, तो चिकनी व चमकदार सतह से क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, व्हाइट कलर कैन बी स्प्लिट इनटू 7 कलर, जो हमारी व्हाइट लाइट है यानी कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित किया जा सकता है, किसके थ्रू, तो वो सिंपल आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म, यानी कि बी। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज, तो सिंपल सी बात समझ लो कि जो हमारी रेटिना है वो मोस्ट सेंसिटिव है क्योंकि उसके पास एक जगह है कोन्स और एक जगह है बच्चे रॉड्स। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि सी। तो ये थे बच्चे आपके 35 क्वेश्चंस जो कि थे जनरल साइंस से। अब शिवान सर को बुलाते हैं क्योंकि वो आपको कराने वाले हैं क्या, वो आपको कराने वाले हैं लैंग्वेज का पोर्शन। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड। हम मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हेलो, तो क्या हाल चाल मेरी बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। साइंस का सेशन आपका हो गया है, अब बात करते हैं हमारे अद्भुत सेशन यानी कि लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, है ना। चलो, तो पहली बात आती है हमारे इस क्रैश कोर्स की, खास वाले क्रैश कोर्स की, जो लगातार कंटिन्यू है, जिसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और जिसके साथ आपको ये स्पेशल वाली किट फ्री मिल रही है, तो फटाफट से इसको कर सकते हैं एनरोल। ठीक है, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं खुद भी उसी बैच में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं वहां पर भी मिलने वाला हूँ। और इसके बाद आता है हमारा मॉडल पेपर का सेगमेंट। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ 30 करने को परचेस, ताकि आपके पास ज्यादा कंटेंट हो, आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, और आपका मॉडल पेपर तो मतलब एआईएमटी तो रेडी है ही 28 तारीख के लिए, राइट, संडे को। चलो, तो पहले हिंदी से ही हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, तो हिंदी से ही करेंगे, रोज भी हिंदी से ही करते हैं, तो आज भी हिंदी से ही करेंगे। ठीक है, चलो हिंदी एक बार पढ़ लेंगे, क्या क्या लिखा है चीजें एक बार देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम आंसर करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, और ये जो पैसेज है वो भारत की नदियों से रिलेटेड है, भारत की नदियों से रिलेटेड। ठीक है, चलो, जिसने क्योंकि हमारी जो सभ्यता विकसित हुई है वो भी नदी के किनारे ही हुई है, बहुत ही प्यारा पैसेज है। चलो, तो आंसर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की नदियों को जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इनका धार्मिक महत्व है, नहीं। इन्हें केवल कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन नदियों को देश की सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, बिल्कुल सही। गंगा नदी को किस कारण से विशेष महत्व प्राप्त है, लंबाई के कारण, पवित्रता के कारण, पवित्रता होगा ये, हाँ, विशेष पवित्रता प्राप्त है किसकी, किसको, गंगा को। ठीक है, तो पवित्रता के कारण बी सही है। ठीक है, सी देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हिमालयी नदियां हिमनदों से निकलती हैं, ठीक है, और वर्ष भर जलयुक्त रहती हैं, ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर अधिक निर्भर करती हैं। यही सही है, यही सही है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ लिखा है, हिमालयी नदियां हिमनदों से निकलती हैं और वर्ष भर जलयुक्त रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, तो यही सही है, क्लियर।
गद्यांश के अनुसार जीवन में नदियों का क्या महत्व है? हिमपात को रोकना, वर्षा को बढ़ाना, भूजल को नियंत्रित कर पाना या फिर जैव विविधता को संरक्षण। तो जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। अच्छा, नदियों के प्रदूषण का कारण पूछ रहा है। आपदाएं, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा, वन्यजीव या पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना। तो औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा, ये है नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण। क्लियर है? बहुत अच्छा। यहां से हमारे एक्चुअल लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभ्यता पूछ रहा है, तो सभ्यता किसी व्यक्ति का नाम तो बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई जाति है, सीधे सीधे भाव है। ठीक है, भाव है। सी, सब कुछ जानने वाला, जिसे सब कुछ पता है, महाज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, ये सारे सिमिलर वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग है, एग्जैक्ट जो वर्ड इसके लिए आना चाहिए, वो सर्वज्ञ है। ठीक है, चलो, ओज शब्द का सही पर्यायवाची, ओज का सही पर्यायवाची विनाश, उपेक्षा और नाश। ये सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम हिंदी में भी लगा सकते हैं यार, मैंने बताया था वो एक यूनिवर्सल मेथड है, समझ रहे हो। चलो, बी, जिस समास पदों में दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व। कौन सा बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्लास 9-10 के चैनल के साथ, यानी कि आप हमारे साथ जेएनवी के बाद भी और जेएनवी के साथ भी कनेक्ट रह सकते हो, है ना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द फ्री क्लासेस, है ना, फॉर द फ्री क्लासेस ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th ऑल्सो। ठीक है, उपजाऊ भूमि में उपजाऊ क्या है? अब देखो, उपजाऊ और ये भूमि, भूमि तो हो गई संज्ञा, अगर भूमि पूछा होता तो संज्ञा। अब इसकी ये विशेषता है कि वो कैसी है, उसका गुण है, उस भूमि का गुण है कि वो कैसी है, उपजाऊ है। तो जैसे ही कोई विशेषता या गुण बताता है, तुरंत विशेषण। तो अब इसे विशेषता से याद कर लो। ठीक है, अब इस विशेषता में ये ध्यान रखना, गुण और अवगुण दोनों की बातें हो सकती हैं। गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। समझ गए? बहुत अच्छा। स्वच्छता का सही विलोम बताना है, तो ये तो सबको पता है, गंदगी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, है ना, सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, अर्थ बताना है। ठीक है, एक तो बुरा, दूसरा उससे भी बुरा नहीं। बुरे व्यक्ति की बुरी संतान होना नहीं, एक बुराई पर दूसरी बुराई नहीं, पहले से परेशानी होते हुए दूसरी परेशानी का आ जाना। एक तो करेला, दूजा ना नीम चढ़ा। ठीक है, दूसरी नई परेशानी का आ जाना। ठीक है, अच्छा, अनिवार्य का सही अर्थ क्या होगा? अनिवार्य का अगर विलोम पूछा हो जाता तो वैकल्पिक हो जाता, लेकिन आंसर हो जाएगा आवश्यक। अनिवार्य अर्थात आवश्यक। भारत की नदियां बहती हैं, बहती हैं, ये सिंपल सी बात है सर, क्रिया है। ठीक है, भारत इसमें संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि स्थान विशेष का नाम हो जाएगा। अच्छा, ध, तो ध भी दंत में ही आएगा। ठीक है, दंत में मैंने आपको बताया, त, थ, द, ध, न, ये 5, ध और न। ठीक है, तो ये सारे दंत के हैं, और आज आपसे धा पूछा है। ठीक है भाई, और द से दंत मैंने आपको बताया था, ऐसे याद कर लेना तो तुरंत टिक हो जाएगा। फिलहाल हिंदी यहाँ फिनिश होती है, इंग्लिश की स्टार्ट करते हैं बातों को। ठीक है, हाँ, ये बड़ा अच्छा सेगमेंट है कि भाई आप हमारे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस एग्जाम को, इस मॉडल पेपर को, आई शुड से इस गैस पेपर को, ठीक है, वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। ये सबसे अच्छा फीचर है। चलो, अब बात होती है 16 से 30 तक लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की, आई शुड से। ओके, तो ये छोटा सा पैसेज है जो आपसे पूछा गया है, अमेज़न फॉरेस्ट से रिलेटेड ये पैसेज है, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द अमेज़न कॉल्ड लंग्स, सॉरी, व्हाई पूछ रहा है क्यों अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, पूरे वर्ल्ड की लगभग 20% ऑक्सीजन इसी से प्रोड्यूस होती है, इस वजह से। तो ए विल बी द करेक्ट, है ना, सही है। अच्छा, who has lived in the Amazon forest for centuries? Indigenous tribes, ये भी क्लियर है, सरल क्वेश्चन था। व्हाट्स द कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़न? तो अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन का कॉज मतलब क्या रीजन है? तो ड्यू टू लॉगिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। लॉगिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, बी। मुझे लगता है इस पैसेज के सारे आंसर बी ही थे। चलो फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वो दो क्वेश्चन है जो आपका सीधे सीधे टेस्ट लेते हैं कि आपको कितने रूल्स अच्छे से रेडी हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो नरेशन से रिलेटेड है, दूसरा
पैसिव से रिलेटेड, और हर बार एक एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाना है। और हमेशा मैं नरेशन को टेंस से कन्वर्ट मतलब अप्रोच करता हूँ, है ना। कई बार आपको भी यही सिखाया है। और पैसिव को मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीजें मैं टेंस से ही करता हूँ, ठीक है। चलो तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी आई बॉट अ न्यू कार। तो बॉट अ न्यू कार ये सीधे बताता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। चलो देख लेते पास्ट परफेक्ट कहाँ है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार द प्रीवियस मंथ, क्योंकि द लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में कन्वर्ट करना होगा। ए विल बी द करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट। चलो इधर आ जाओ पैसिव पर। कमिटी इज रिव्यूइंग, इज रिव्यूइंग मतलब हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर बीइंग होती है, इज एम आर बीइंग, समझ गए। चलो तो यहां पर देख लो कहां पर है, वर गलत है, विल बी सब गलत, पहला ही सही है। द एप्लीकेशन आर बीइंग, क्योंकि सॉरी हाँ एप्लीकेशन प्लूरल नंबर है, प्लूरल प्लूरल नंबर की वजह से यहां पर आर बीइंग आएगा, आर बीइंग रिव्यूड बाय द कमिटी। बस ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट कर दो। एक्सेलरेटेड का एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेटेड ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एलिमिनेशन यूज कर सकता हूं, वैसे तो यहां पर तुरंत आंसर दिख जाता है, बट स्टिल देखते हैं। क्विक, एक्सेलरेट सिमिलर है, स्लो, हेस्टेड और रश्ड। हेस्टेड भी मतलब जल्दीबाजी में ही होता है मीनिंग, तो स्लो हो जाएगा सीधे सीधे एंटोनिम, ठीक है। लग गया एलिमिनेशन। अब यहां देखो इमीडिएट, इमीडिएट मतलब होता है कहीं ना कहीं तुरंत, है ना। अब तुरंत का हमसे सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है जी। तो स्लो, हेजिटेंट या रश्ड ये सारे के सारे तो नहीं होंगे, सीधे सीधे क्विकेंड हो जाएगा तुरंत, ठीक है, तेजी से। चलो 23, 24, 25, 26, ओके। तो लगभग 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव से हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कई बार कि जैसे ही आपको देन दिखे आपको कंपैरेटिव के लिए अप्रोच करना है, और जैसे ही आपको द दिखेगा आपको सुपरलेटिव के लिए अप्रोच करना है। सिंपल, डन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, ओके। और दिस इज द बिल्डिंग इन द सिटी, दिस इज द बिल्डिंग इन द सिटी। तो द यानी कि टॉलेस्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा यहाँ पर ही रन्स, फिर से देन आ गया, तो ही रन्स फास्टर, फास्टर देन एनीवन इन द क्लास, खत्म। अब आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 26। अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट आपको पता ही है। जियोलॉजिस्ट मैं आपको बता देता हूं, एक बार पूछा भी गया था, ये अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, अर्थ स्ट्रक्चर, जो अर्थ की लेयर होती है एक्चुअली में, जो पर्सन उनकी स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। डन, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्लॉज टेस्ट 27, 28, 29, 30। 4 क्वेश्चन हमें, 4 फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डैश इनटू डिफरेंट फैमिलीज। तो क्या किया गया, उनको बांटा गया होगा, तो सेपरेट, डिवाइड, सही है। बट आर क्लासिफाइड पैसिव में बना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया गया है, किया जाता है यानी कि पैसिव में, सो आर क्लासिफाइड लगाओ। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट्स, ट्रम्पेट डैश साउंड व्हेन एयर फ्लोज। तो साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, है ना। स्टॉप, ब्लॉक, प्रिवेंट तो होगी नहीं, प्रोड्यूस होगी, खत्म। लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट डैश अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो क्या करेगा, ये हमारे कॉग्निटिव, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा ना, सिंपल, तो एनहांसेस, ठीक है। अच्छा, मैनी स्कूल्स नाउ, म्यूजिक एजुकेशन के बारे में ये पूरा पैसेज है, मैंने सबसे पहले बताया आपको क्लॉज टेस्ट में आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है ना। अब कॉन्टेक्स्ट हमें समझ लिया तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि म्यूजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एजुकेशन को हम एक्सक्लूड करेंगे। सिंपल सी बात है कि हम इसे इंक्लूड करना चाहेंगे, खत्म, ठीक है। तो अगर आपको क्लॉज टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आंसर बहुत तेजी से बन जाते हैं, ठीक है। 4 ही टिक करने होते हैं और ऑप्शन तो लिखे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिनिश होता है लैंग्वेज का सेशन। अब हम बुलाएंगे आपके मैथमेटिक्स वाले सर को, अब वो कराएंगे आपको मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक हो जाती है लैंग्वेज कंप्लीट, ठीक है। तो बुला लेते हैं अब
सर को। और बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी लोग, कैसे हाल चाल हैं सभी लोगों के, ये बताइए कैसे हैं सभी लोग। सभी लोग मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ये बताइए। और तैयारी कैसी चल रही है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं आप लोगों के। और तैयारी तो आशा करता हूँ बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। ठीक है, ओके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले चीज बता दूं भैया, क्रैश कोर्स के बारे में, जो केवल 2499 रुपीज में अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, क्या भैया किसी भी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और करना चाहता है, तो वेदा एकेडमी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया है। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे फीचर्स हैं, किट फ्री है, लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, एएमटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। जिसे कहते हैं ना कि यार सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे, अगर कोई भी बच्चा क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो। ठीक है, और साथ में ये सारे बेहतरीन टीचर्स, इसकी शुरुआत ऑलरेडी 17 नवंबर को हो चुकी है, यानी 17 नवंबर को ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब आप जानते हैं कि भैया अब जो है आज क्या है, आज कौन सी तारीख है, आज है 25 दिसंबर, यानी ये 1 महीने से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल हुई और अपनी जो आपकी एग्जाम की जर्नी है उसको सक्सेस बनाइए। ठीक है, और साथ में भैया 28 दिसंबर को यानी कि संडे को 2 बजे फ्री में, दैट इज फ्री में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। तो आप सभी को देने जरूर आना है। कैसे आना है, इसको स्कैन करिएगा, एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उसमें नीचे लिखा होगा एनरोल नाउ, इस पर दबाएंगे, 2 बजे का इंतजार करेंगे, 2 बजते ही पेपर शुरुआत होगा, पेपर दीजिएगा, फिर लीडर बोर्ड में आपकी रैंक आएगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरीके से। जिसकी भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आएगी भैया, उसको हमारी टीम की तरफ से मॉडल पेपर के सेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर 1 to 15 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है कि भैया, कलर चेंज कर लीजिए एक मिनट। कह रहा है जी, 1215 में क्या मल्टीप्लाई करे ताकि जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, जो मैं क्लासेस लेता हूं आपके 1 घंटे की, उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसके आपको क्या करना है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बताइए किससे कटेगा ये, सोचिए। आप कहेंगे 3 से काट दो, ठीक है भाई, 3 4 12, 0 3 5 15, क्लियर त्रिमा। फिर किससे काटोगे, आप कहोगे भैया फिर से 3 से काट दो भाई। ठीक है, 3 एकम 3, 4 में 3 1, 10 हो गया बेटा, 3 3 9, 10 में हो गया 1, 3 पंजे 15। फिर किससे काटोगे बोलो, फिर कहोगे भैया आप फिर से 3 से काट दो, ठीक है भाई, 3 चौक 12, 3 में से हो गया 1, 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से काट दो, ये हो गया भैया 15। फिर दोबारा 3 से काट दो, 3 पंजे 15। फिर दोबारा आखिरी में 5 से काट दो, 5 एकम 5। क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि भैया यहाँ पर सेम संख्याओं के पेयर होने चाहिए। देखो जैसे सेम संख्या के पेयर ये रहा, ये रहा। अब देखो क्या अकेला रह गया, देखो इसका कोई पेयर नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है, यानी कि आपको अगर इसी के जैसा एक 3 मिल जाए और इसी के जैसा आपको क्या मिल जाए, एक 5 मिल जाए, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका 5 5 का एक पेयर, 3 3 का, तो आपने क्या मल्टीप्लाई कराया भैया, 3 और 5 की, यानी भैया 15 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 15 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। बताइए क्लियर इतनी बात है। ठीक है, आइए अगला क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। कह रहा है 3 नंबर है, एक ए है, एक बी है और एक सी। कह रहा है इनका जो रेशियो है भाई वो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 800। कह रहा है जब हम इनका स्क्वायर करते हो तो उसका सम 800 आता है, 800 आता है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मिडल नंबर। ठीक है, आप इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 4x, इसको मान लीजिए 5x। कह रहा है जब आप इनको स्क्वायर करोगे, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, जब आप इनका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो कितना आता है भैया, कितना आता है, 800 आता है। ठीक है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 4 का कितना होता है बेटा 16x स्क्वायर, 5 का कितना होता है भैया 25x स्क्वायर, बराबर 800 आ गया। बोलिए ठीक है, 16 और 9 25 25 25 50, 50x स्क्वायर बराबर भैया कितना 800। ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो गया बोलिए 800 बटे में 50। ठीक है, ये कट गया इससे, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ से काटोगे तो 16, कितना आ गया भैया 16। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर भैया 16 है, अगर आप एक्स निकालेंगे मेरे लाल तो वो कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया रूट का 16, यानी कि भैया एक्स की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू क्या है भैया 4 है, एक्स मिल गया। उसने कहा मिडल नंबर निकालो, मिडल नंबर कौन सा था बेटा, ये वाला, यानी जिसे हमने 4x माना था, यानी आपको 4x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 4 गुणा 4, और ये कितना होता है 16 होता है, यानी भैया ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर तो नहीं बात, बोलिए क्लियर तो नहीं बात। कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से भी कर सकते देखेंगे, जैसे 4 था, 4 था, याद करो मैंने रेशियो बताया भैया, अगर यही पूछ रहा है, देखो मिडल नंबर क्या था हमारा 4, 4 था ना, 4 का मल्टीपल देख लो, एक ही दिख रहा है 16, खत्म कहानी। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, इफ साइड ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखिए क्या कह रहा है, दो क्यूब है, मान लीजिए एक की साइड a1 है, एक की साइड a2 है, कह रहा है इनकी साइड का रेशियो 4:5 है, कह रहा है इनकी वॉल्यूम का रेशियो बताओ, यानी भैया वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे साइड का क्यूब, यानी कि भैया a1 का क्यूब डिवाइडेड बाय a2 का क्यूब।
यही आएगा वॉल्यूम। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं मेरे लाल, A1 अपॉन A2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए A1 रेशियो A2 यानी कि 4:5 है, आप कह सकते हैं A1 अपॉन A2 क्या है 4/5, यानी भैया 4/5 का आप क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64, अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, यानी भैया जो रेशियो आ गया 64 रेशियो 125 आ गया, यानी 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बताइए भाई क्लियर है इतनी बातें, बोलिए बोलिए बोलिए, चले आगे चले, बोलिए चले। आइए देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कह रहा है अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं क्या है भैया 2 4 7 8 9 5 2 0, तो कह रहा है बताइए इसके स्क्वायर रूट करने से कितनी डिजिट आएंगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, कितनी संख्याएं गिनिए 2 2 4 2 6 और 2 8, कितनी है भैया 8 है, कितनी है भैया 8 है, 8 है, यानी कि भैया इवन है, क्या है भैया इवन है। अगर इवन आता है यानी अगर डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो आप सीधा 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4, यानी कि जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें भैया 4 डिजिट्स होंगी, कितनी होंगी 4 डिजिट्स होगी। अगर मान लीजिए ऑड आ जाता, मान लीजिए 9 होती, तो अगर मान लीजिए क्या आता 9 यानी कि ऑड है, तो आपको क्या करना होता है 9 में 1 जोड़ते फिर 2 से डिवाइड करते, यानी कि भैया 10/2 यानी कि भैया 5, फिर कितने आती बेटा 5 डिजिट्स आती, तो अब कितनी आ जाएंगी भैया 4 डिजिट, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Can a 20 men working 8 hours a day can complete a work in 15 days? How many men working 6 hour day can complete the same work in 20 days? देखिए क्या कह रहा है, 20 आदमी काम करते हैं, 20 आदमी काम करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन और 15 दिन में कार्य निपटा देते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी मैन, कितने आदमी, यानी एक्स हमने मैन मान ली, कह रहा है जो 6 घंटे काम करते हैं और 20 दिन में काम को खत्म कर देंगे, ये आपसे पूछा है। देखिए भाई 20 से 20 कट गया पूरा, ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और 2 4 जा 8, केवल क्या बचा मेरे लाल 4 गुणा 5 बराबर x, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि भैया 20 आदमी होंगे, कितने होंगे बड़े भाई 20 आदमी होंगे जो इस कार्य को खत्म कर देंगे। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए चले आगे चले, बोले भाई चले आगे देखिए, कह रहा है इसके फैक्टर्स बता दो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आप देखें इसको क्या है भैया एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एन स्क्वायर, इसके फैक्टर बताने, क्या बताने फैक्टर। आप देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, आप देख रहे भैया इधर भी एल स्क्वायर है इधर भी एल स्क्वायर, इसको बाहर निकालो। जब आप इसको बाहर निकाल दोगे मेरे लाल, तो यहाँ अंदर क्या बचा एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अब याद करिए ये कहीं ना कहीं आपने देखा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है भैया एक बार दोनों को माइनस कर दो और भैया एक बार दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है, आप कहेंगे नहीं भैया केवल इतना ही हो सकता है, तो यही आपका आंसर होगा और ये कहां पर है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्या भैया सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर इतनी बातें बताइए, बोलिए भाई क्लियर है। चले आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 0.011, कह रहा है 0.011 का क्यूब बताओ, क्यूब बताओ। देखो 11 का क्यूब करो कितना होता है, आप कहोगे भैया 1331। यहाँ देखो डेसिमल के राइट साइड कितनी संख्या 1 2 3, कितनी है 3, 3 है, तो 3 का 3 गुना कितना होता है बेटा 9। आप पीछे से 9 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये उत्तर आएगा। ठीक है, यानी कि भैया शुरुआत में 5 जीरो, अब देखो कहा है 5 जीरो, यहाँ तो 1 2 3 हटा दो, 1 2 3 4 5, ये वाला सही उत्तर है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बोलिए क्लियर है, बताइए बताइए भाई क्लियर है इतनी चीजें। चले आगे चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आपका जो सफर है हमारे साथ जेएनवी के साथ भी और जेएनवी के बाद भी है, ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है क्या कि जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे जेएनवी स्कूल पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे जेएनवी स्कूल, तो उसके बाद आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो फ्री में यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी वेदा क्लास 9 10th पर। वेदा क्लास 9 10th पर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए चले आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए, किसकी भाई 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय भैया 3 की पावर -1। अगर आप बोर्ड मास का रूल देखें तो सबसे पहले क्या है जो ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम मल्टीप्लाई, तो आप क्या कहेंगे जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं एक बार बेस को लिखकर पावर ऐड हो जाते हैं, यानी -2 + 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1। ये कितना हो गया बेटा -2 + 3 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1, यानी भैया 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1। अब देखिए बेस सेम है, फिर से बेस सेम और क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, बेस सेम और क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाएगी। आप क्या कहेंगे भैया ये हो जाएगा भैया 3 की पावर 1 माइनस, ठीक है, अब ये ऊपर जाकर क्या होगी माइनस हो जाएगी, यानी -1, तो ये हो गई भैया 3 की पावर 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होती है मेरे लाल 9 होती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए चले आइए। कह रहा है अगर x + 1/x, कह रहा है जी अगर x + 1/x 5 है तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, किसकी x² + 1/x²। भाई कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर दो भाई स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ये हो गया a², ये हो गया बेटा +b² प्लस फिर क्या आता है 2
ए बी, और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे? 25 होता है। तो ये कट गया x से x, केवल क्या आ गया? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। अगर आप यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो 25 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 23 होता है, यानी कि यही क्या आपका उत्तर हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। डन। कुछ बच्चे हैं लगातार चैटिंग में लगे हुए हैं, ठीक है, काम की बातें नहीं करते हैं लोग। आइए आगे कह रहा है शॉपकीपर मार्क इज गुड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे पापा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। कह रहे शॉपकीपर जो है भैया गुड्स को मार्क करता है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो जहां मार्क दिया यानी कि भैया मार्क प्राइस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि भैया अगर कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लीजिए, तो कह रहा भैया जो मार्क प्राइस है वो इससे 30% फालतू है। समझ पा रहे हैं हिंदी भाषा, आप देख पाइए, ठीक है। शॉपकीपर मार्क इज गुड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 को 30% बढ़ाओगे तो क्या मिल जाएगा भैया? मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा? 130, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और फिर क्या कह रहा है भैया? 10% का डिस्काउंट। एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पे मिलता है? सीपी पर, एमपी पर? तुम कहोगे भैया एमपी पर। भैया जब आप एमपी पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एसपी आएगी। बताओ, अब डिस्काउंट दो 130 पर 10% का डिस्काउंट देना है, यानी कि नीचे 100, ऊपर 100 माइनस 10 कितना हो गया बेटा? 90। ये कट गया, ये कट गया, 13 गुना 9 बचा, क्या बचा? 13 गुना 9, 9 तो 27, 9 कम 9 तो 11, यानी कि भैया जो सेलिंग प्राइस है वो 117 है, 117 है। कह रहा बताइए प्रॉफिट परसेंटेज। एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे देखा जाता है? याद करो, प्रॉफिट कैसे दिखते हैं? एसपी और सीपी के संबंध में। भैया एसपी 117 है, सीपी भैया 100 है, तो बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? आप कहोगे फायदा हो रहा है, कितने का हो रहा है? आप कहोगे भैया 17 का। और जब बेस यानी कि जो सीपी है वो हमेशा 100 हो, तो परसेंटेज भी जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वही डायरेक्टली परसेंटेज आती है, यानी 17% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है। कह रहा सीएस से बता दो सिलेंडर का, आपको पता है क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर है। बेटा 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर? क्लियर है जी, क्लियर क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा रेंज बताइए, क्या बताइए भैया? रेंज बताइए। आपको पता है भैया जो रेंज होती है वो होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एचवी मतलब हाईएस्ट वैल्यू, एलवी मतलब लोएस्ट वैल्यू। कुछ बच्चे एलवी वो वाली में समझ लेना बेटा, वो जो एलवी के ब्रांड आते हैं, जिसके कपड़े वपड़े आते हैं, बैग वैग आते हैं, बेल्ट आती है, बहुत महंगी होती है, हाँ। चलिए, तो कह रहा रेंज बताइए इसकी क्या होगी? रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू ढूंढिए, इसमें क्या है? 23, 15, 18, 35, 42, 28, 19, 31 में हाईएस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 42, तो भैया 42 माइनस लोएस्ट वैल्यू कौन सी है भाई? 19 के बाद और कोई छोटी है? ये रही भैया 18, भैया 15, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, यानी कि भैया जो रेंज है वो 27 है। रेंज जो है भैया वो क्या है? 27। वो गाना सुना है, रेंज बिल्लो तेरी बाहर चल दा, हाँ? रेंज रोवर। आगे बताइए। कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कह रहा एरिया बताना है ट्रेपेजियम का विद पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, हाइट 18। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये किस तरीके से भैया एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, इसका नामकरण कर लीजिए। कह रहा है इसकी पैरेलल साइड जो है भैया, एक है 18 सेंटीमीटर की, यानी बड़ी वाली ये है, ये पैरेलल साइड होंगी, ये 18 सेंटीमीटर की, और दूसरी कितनी है भैया? 12 सेंटीमीटर की। कह रहा हाइट क्या है बड़े भाई? 8 सेंटीमीटर है। कह रहा एरिया बताओ। आपको पता है जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, किसका? ट्रेपेजियम का। वो क्या होता है भैया? 1/2 मल्टीप्लाई जो पैरेलल साइड है उनका सम। पैरेलल साइड कौन सी? 12 और 18 इनका सम, यानी भैया 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी बेटा? 8, ठीक है। ये हो गया 12 18 कितना हो गया बेटा? 30 इंटू 18 बटे में 2, ये हो गया 2 नीम 18, और 9 गुणा कितना आ गया बेटा? 30, 9 गुणा 30 यानी कि भैया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है भैया? एरिया आएगा। बोलिए क्लियर है? आंसर में गड़बड़ है क्या? 30, 15, 15 गुना कुछ गलत काट दिया हमने, है ना? अच्छा ये 8 था, ये 8 था, ये 8 था यहाँ पर। दिख गया, दिख गया। 1/2 ये हो गया बेटा 30 गुणा 8, ठीक है। ये हो गया 2 चौक 8, और ये हो गया बेटा 30 गुणा 4, 30 गुणा 4 यानी कि भैया 120, क्या भैया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। डन डन डनाडन। आइए 44 पर चलते हैं। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। देखिए बहुत खतरनाक सा लग रहा हो देखने में, है ना? लेकिन पापा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए क्या है भैया, पहले है आपके पास, देख रहे हैं ये लिखा है क्यूब रूट 722, क्यूब रूट 722 प्लस अंडर रूट 49। एक बात बताओ, अगर अंडर रूट 49 को सॉल्व करोगे क्या आएगा भैया? 7। तो यानी भैया जिसमें जुड़ गया, अभी कितना हो गया? आप कहोगे भैया क्यूब रूट 729, यानी इसका मतलब क्या है भैया? 9, है ना? 9, यानी भैया जब आपने इतना पूरा सॉल्व कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ गया आपके पास 9। कितना आ गया जी? 9। अब आपके पास क्या बचा? अंडर रूट 16 प्लस का 9। अंडर रूट 16 प्लस 9 क्या होता है भाई? रूट 25, यानी भैया इसकी वैल्यू आ गई 5। यानी भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपने सॉल्व कर दिया, तो ये पूरा क्या आ गया भैया? सॉल्व होकर 5 आ गया। यहाँ लिख दूं?
5 आ गया। तो यानी भैया मेरे पास है रूट का 59 सॉरी क्यूब रूट का 59 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा बेटा क्यूब रूट का 64 और क्यूब रूट 64 कितना होता है आप कहेंगे 4 यानी भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सॉल्व करा तो क्या आ गया 4। अब कुछ नहीं बचा आपके पास लास्ट में बचा है अंडर रूट का 21 प्लस का 4 अंडर रूट 21 प्लस 4 कितना होता है भाई रूट 25 यानी कि भैया इसकी वैल्यू होती है 5 यानी 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए डन बताइए बोलिए भाई जल्दी बताइए डन है डन ठीक है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कह रहा 32 ए 6 8 1 कह रहा है डिविजिबल बाय 9 कह रहा है 9 से डिविजिबल है तो कह रहा है बताइए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू ठीक है। आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि जितनी भी डिजिट्स है जो भी संख्या है उसकी जो डिजिट्स है उनका सम करो क्या करो उनका सम करो इनका सम करो देखो जैसे 3 और 2 कितना होता है बेटा 5 प्लस फिर क्या है भैया ए इनका सम करो 8 से 14 और 1 15 15 डिवाइडेड बाय 9 है ना कह रहा डिजिट का जो सम होता है 9 का डिजिट रूल क्या कहता है जो डिजिट्स है किसी भी नंबर की उसका जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए ठीक मैंने कहा ठीक है भाई अभी हम सम निकाल रहे हैं 15 5 कितना होता है बेटा 20 20 प्लस ए डिवाइडेड बाय 9 20 प्लस ए जो होगा भैया वो डिवाइडेड बाय 9 होगा। अब आप खुद सोचो 9 का टेबल 20 के ऊपर सोचो खुद सोचो 20 में क्या जोड़ू कि भैया 9 से डिविजन हो जाए आप 9 का टेबल पढ़ो 9 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 यानी हमें 20 के ऊपर चाहिए क्योंकि प्लस का ए है 9 दूनी 18 9 3 27 है ना आपको पता है भैया 9 गुणा 3 यानी कि भैया 27 बार में जो है 9 से चीज भाग हो जाती है। अब आप खुद सोचिए 20 में क्या जोड़ोगे ए की क्या वैल्यू रखोगे कि 27 बन जाए आप कहोगे भैया 7 रख दो तो बस खत्म कहानी यानी भैया ए की जो वैल्यू वो 7 है। बोलिए डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर बेटा 999 में आपके पास 30 मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं 399 में 10 मॉडल पेपर्स हैं 599 में 20 मॉडल पेपर्स अवेलेबल है और साथ में इनके इस तरीके से एक ओएमआर शीट और पूरा आपके पास मॉडल पेपर मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आगे की तैयारी करना चाहता है बहुत बेहतर करना चाहता है क्या करना चाहता है जी बहुत बेहतर तरीके से आगे करना चाहता है ओएमआर भरने नहीं आते ओएमआर भरना सीखना चाहता है या ऑफलाइन बैठकर अभी तो आप लोग ऑनलाइन चल रहे हैं अगर ऑफलाइन बैठकर अपना समय देखना चाहता है कि मैं कितना समय लेता हूँ कितना टाइम मेरा जा रहा है तो वो देखिए मैं आपको सीधे सजेशन दूंगा सिंपल सी भाषा साधारण सी भाषा में कहता हूँ मैं कि भैया अपना इन ओएमआर शीट और साथ में ये जो सैंपल पेपर्स हैं यानी मॉडल पेपर्स हैं इनको लगाना शुरू करिए ठीक है बेटा ठीक है। आइए और साथ में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको पता है 28 दिसंबर यानी कि संडे को 2 बजे होने वाला है तो प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया सभी लोग यहाँ पर पेपर अटेंड करने जरूर आइएगा ठीक है। चलिए देखिए रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 260 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है कह रहा है चार लगातार इवन नंबर का जो सम है वो 260 है कह रहा है सबसे छोटा बताओ सबसे छोटा बताना है ठीक है। अब एक बात बताइए इवन नंबर मैंने हमेशा बताया कैसे लेते हैं पहला x लीजिए दूसरा x प्लस 2 लीजिए फिर भैया x प्लस 4 लीजिए फिर क्या लीजिए x प्लस 6 लीजिए ऐसे लेते हैं इवन नंबर बताइए ऐसे ही लेते हैं। अगर आप x को 2 मानेंगे तो देखो पहला हो गया 2 फिर दूसरा क्या हो गया 2 प्लस 2 यानी 4 2 प्लस 4 यानी 6 2 प्लस 6 यानी 8 यानी बिल्कुल सही लिए 4 बोले थे उसने यानी 4 लगातार इवन नंबर ये कह रहा है इनका जो सम है भैया इनका जो सम है वो 260 है अगर आप इनका सम करेंगे तो x कितना हो गया बेटा 4x हो गया 6 4 10 2 12 यानी इनका सम आया 4x प्लस 12 यानी भैया 4x प्लस 12 जो है बड़े भाई वो 260 के बराबर है। अगर आप 4x निकालें तो कितना हो गया बोलिए 260 माइनस 12 यानी अगर आप 4x निकालेंगे तो 260 में से 10 घटे कितना बचा 250 250 में से 2 घटे कितना हो गया 248 अगर आप x निकालें तो कितना हो गया 248 बटे में 4 यानी भैया x की वैल्यू 4 6 24 4 2 8 यानी कि 62 आ गई कह रहा है उसने क्या बोला सबसे छोटा। अब देखो यही होगा सबसे छोटा तो क्योंकि x है अकेला यहाँ तो सब में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तो भैया x की वैल्यू 62 है और यही क्या है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए डन है बोलिए भाई डन 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 ठीक है ठीक है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को तो बताओ भाई कोई भी दिक्कत परेशानी हो जल्दी बताइए कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी भी बालक को कोई भी मुंडा हमारा कोई भी मुंडा या मुंडी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई ठीक है। सभी चीजें समझ आ रही है इतना मुझे लग रहा है और मुझे पता भी चल रहा है आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी तो बताइए क्या आया आंसर बताइए जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना इसके अंदर ज्यादा देखिए क्या कह रहा है अगर x प्लस वाई 15 है एक्स वाई 56 से कह रहा है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो या तो आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो कैसे आप एक्स और वाई की वैल्यू सोच लो कि जिनको जोड़कर 15 आ जाए जिनकी मल्टीप्लाई 56 आ जाए सोचो आपको भैया एक काम करो 7 इसे ले लो x को y को 8 ले लो देखो 7 into 8 कितना हो गया 56 इसको भैया 7 लो और इसको भी 8 ले देखो 7 और 8 बेटा 15 यानी कि भैया वैल्यू बिल्कुल क्या है सेटिस्फाइड है x की वैल्यू आप 7 ले सकते हो और y की कितनी ले सकते हो 8 ले सकते हो ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए बस यही फाइंड करना था यानी भैया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर बेटा कितना 64 9 और 4 13 हाथ से ले 6 4 10 और 1 13 यानी कि 133 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप
इस तरीके से ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बोले क्लियर है? आइए देखिए, कह रहा है अ मैन बोरोड मनी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 5 ईयर ही पेड ₹4,000 इंटरेस्ट। कह रहा प्रिंसिपल बता दीजिए क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए, फोन टिंग 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 करता रहेगा वरना आवाज आएगी बीच में, है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी जो है भैया 8% के रेट से 5 साल के लिए कुछ पैसा लेता है और 4,000 इंटरेस्ट देता है। बताइए प्रिंसिपल क्या है? आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है भाई? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। एसआई निकालना है, एसआई दे रखा है आपको कितना 4000। प्रिंसिपल निकालना है, रेट भैया 8 है, टाइम 5 है, अपॉन में 100। क्लियर? बोलिए क्लियर है? 5 के 5 5 दूनी 10 बेटा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, यानी भैया 2000 तो ये हो गया, यानी 2000 इक्वल्स टू पी अपॉन में 5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि भैया 2000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा प्रिंसिपल, यानी कि भैया प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 10,000। कितना आ गया भैया 10,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल, यानी सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, सी इज द। ठीक है, आइए कह रहा है 2 नंबर भैया 4:5 में, कह रहा है 20 इज एडेड टू ईच, द रेशियो बिकम 5:6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप दोनों नंबर को मान लो, एक है 4x, एक है 5x। कह रहा है अगर दोनों में 20 ऐड करें, यानी कि इसमें 20 ऐड कर दिया, इसमें भी 20 ऐड कर दिया, तो कह रहा है भैया जो रेशियो आता है वो 5:6 होता है, यानी कि भैया 4x प्लस 20 रेशियो 5x प्लस 20 किसके बराबर आता है भाई? 5:6 के। कह रहा है भैया नंबर बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24x, 6 दूनी 12, फिर 5 की करिए, 5 5 जा 25x और 5 दूनी 10, यानी कि भैया 100। x वालों को एक तरफ ले चलो, 25x माइनस 24x उधर हो गया बेटा x, और 120 माइनस 100 कितना हो गया बेटा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल? 20 आ गई। कह रहा नंबर बताने थे, यानी हमने नंबर क्या माने थे 4x और 5x। यानी कि भैया 4x की वैल्यू हो गई 4 गुणा 20, यानी बड़े भैया 80 हो गई। अब 5x की वैल्यू क्या होगी भैया 5 गुणा में 20, यानी कि भैया 5 गुणा 20 कितना होता है 100 होता है, यानी 80 और 100, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें? क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है पी इनकम इज 25% मोर देन क्यू। देखो पी की सैलरी, पी की जो सैलरी है या आय कह सकते हैं आप, क्यू की सैलरी से 25% फालतू है, यानी एक पी है और एक क्यू है। कह रहा पी की जो इनकम 25% फालतू है क्यू से। अगर आप क्यू की 100 माने तो पी की क्या है भैया इससे 25% फालतू, यानी 100 को 25% बढ़ाओ कितना 125 है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन क्यूज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ पी। कह रहा है क्यू की जो सैलरी है पी की सैलरी की कितना परसेंट है। क्यू की सैलरी कितनी है बेटा 100, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? पी की सैलरी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या परसेंटेज में। ठीक है, देखिए 25 पंजे बेटा, 25 चौक 100 हो गया, फिर 5 से काट दो, 5 2 जा 10, यानी 20 इंटू 4 कितना भाई 20 इंटू 4%, यानी कि भैया 80% जो होगा उत्तर होगा, यानी कि भैया क्यू की जो सैलरी है, क्यू की जो सैलरी है वो पी की सैलरी के रिस्पेक्ट में 80% है। बोलिए क्लियर इतनी बात? चले आगे चले, आइए कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 15%। कह रहा है सर्कल का रेडियस 15% बढ़ाया जाता है। कह रहा बताइए एरिया में कितना बदलाव होगा। अगर आप एरिया की बात करूं मैं सर्कल के, तो आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। देखिए पाई क्या होता है कांस्टेंट, आप इसको भूल जाओ। यानी आपने क्या देखा भैया जो एरिया है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड है ना। पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 22/7 3.14 आप लेते हैं, ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगी। ऐसे जैसे रेडियस कभी 7 आ जाती है, कभी 14 आ जाती है, कभी 21 आ जाती है, ऐसा तो नहीं होता कि भैया पाई कभी 22/7 ले लो, कभी 7/22 ले लो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो यानी भैया मैंने देखा एरिया जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड है 2 बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है नहीं 2 बार डिपेंड। यानी अगर रेडियस एक बार बदली तो यानी 2 बार बदलना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो उसने सेम ये कहानी कही कि भैया रेडियस क्या इंक्रीज हो रही है 15%, 15%। तो यानी कि भैया 2 बार मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि आर स्क्वायर है। आप नीचे 100 मान लीजिए, ऊपर 100 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो गया 115, इसको भी कितना हो गया 115 बटे में से। ठीक है, यानी कि भैया जो भैया अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कराएं 115 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से करिए तो ये है भैया 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 11 के अगला नंबर क्या आएगा 12, यानी 12 इंटू 11 करिए, ये हो गया 120 और ये हो गया 12, 2 और 1 3, यानी कि भैया 13225 कितनी मल्टीप्लाई आ जाएगी भैया 13225, और नीचे कितना हो गया भाई 10,000। ठीक है, कितना हो गया जी नीचे 10,000। यानी कहने का मतलब क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है 10,000 ये हमारा पुराना एरिया था। जब रेडियस बढ़ा दी गई 15% तो अब एरिया क्या हो गया भाई 13225। तो आप खुद ही बताइए पहले एरिया 10,000 था, अब कितना हो गया 13,225। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? अगर आप इसको माइनस करेंगे आप कहेंगे भैया 3,225 हमारा बढ़ गया। लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो नीचे ओरिजिनल एरिया क्या था भाई 10,000, मल्टीप्लाई में परसेंटेज बदलना है 100% से मल्टीप्लाई 1 2 1 2। देखिए नीचे 2 जीरो बचे तो पीछे से गिनिए 1 2, यानी कि भैया 32.25% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है इतनी बात? आप यहां से भी देख सकते हो सीधा, जब आपने देखा भाई ये डिफरेंस इतना आ रहा है, जब नीचे हमेशा 1000 हो 100 हो 1000 हो 10 हो, आप खुद देखिए यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं भैया कितना आ रहा था 3,225। आप ऑप्शन में चेक कर लो ऐसा कहां लिखा है 3225 विदाउट डेसिमल या विदाउट परसेंट, आप एक ही ऑप्शन देख पाते बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट।
ठीक है? पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने से भी काम हो जाता। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 6 आवर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 6 घंटे में क्या है भैया जर्नी कंप्लीट करता है। आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है और भैया फिर आधा जो डिस्टेंस है वो 45 चलता है। कह रहा पूरी डिस्टेंस बता दो, आप आंसर बताओगे इसका। आइए, कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा 52 कार्ड में से लाल कार्ड आने की क्या है प्रायिकता क्या है? एक बात बताइए, टोटल कार्ड कितने भैया? 52। 52 लाल कार्ड कितने होते हैं? कितने होते हैं सोचो? टोटल 52 है, 52 का आधा कितना हो गया? 26। यानी भैया 26 क्या होते हैं भैया? लाल कार्ड होते हैं। तो 26/52 यानी कि भैया 1/2, 1/2 क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक? आइए, इसको सॉल्व करना है। कह रहा है 5x - 2/3 + 3x + 4/6 = 2x - 1/2। कह रहा देन x बताइए क्या होगा? आइए, देखिए आप देख पा रहे हैं कि भैया डिनोमिनेटर 3 है या डिनोमिनेटर 6 है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे? 3 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? आप कहोगे भैया 6 आएगा। 3 के टर्म में 6 कितनी बार? 2 बार। तो भैया इस पूरे न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 5x करोगे, 2 5 जा 10x - 2 2 जा 4। बीच में क्या है? प्लस का साइन। 6 के टेल में 6 एक बार, तो इसमें पूरे 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, यही रहेगा और इक्वल्स टू 2x - 1/2। ठीक है भाई? 10x + 3x करोगे कितना हो गया? 13x और देखो -4 + 4 कट गया। नीचे क्या बचा? 6 इक्वल्स टू 2x - 1/2। ठीक है भाई? 2 एकम 2 और ये कितना हो गया बेटा? 2 तिया 6। इधर आ जाओ। ये हो गया भैया 13x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2x - 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। ये हो गया 13x। इसके साथ कराओगे भैया 3 2 जा 6x - 3। क्लियर इतनी बात? अब इसको लाकर इधर माइनस कर दीजिए। 13x - 6x कितना आएगा? 7x। 7x इक्वल्स टू -3। अगर आप x निकालेंगे तो माइनस का 3/7 x की वैल्यू -3/7 और ये कौन से ऑप्शन में है जी? सी में है ये 3/7। बोलिए क्लियर इतनी बात? बताइए क्लियर? आइए, कह रहा है ट्रेन है 180 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड। कह रहा है फाइंड इट्स स्पीड। देखिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट लिखे पापा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कह रहा है कि भैया एक ट्रेन है 180 मीटर लंबी और एक प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लंबा, यानी कि ट्रेन की भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, दोनों चीज की लंबाई है। ऐसे केस में दोनों लंबाई को ऐड करिए कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 180 180 प्लस 220। ये तो होगी भैया इधर डिस्टेंस आ गई, एक तरीके से जोड़ोगे तो डिस्टेंस, आपको पता है ना डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के। तो इन दोनों की जो लंबाई जोड़ोगे आगे डिस्टेंस बराबर, स्पीड निकालने के लिए बोला तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या भैया? 20 सेकंड। क्या भैया? 20 सेकंड। देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो यानी जो स्पीड आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में आएगी। यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये होगी भैया 0 8 और 2 10 हासिल 1 2 1 3 1 4 400 मीटर बराबर स्पीड इक्वल्स टू 20 सेकंड। ठीक है? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 यानी कि भैया 20 मीटर पर सेकंड की आ गई आपकी स्पीड आ गई। क्या आ गई भैया? ये आ गई स्पीड। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा किलोमीटर पर आवर में, तो चलिए आपको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो कैसे बदलेंगे? सोचिए कैसे बदलेंगे? आप कहेंगे भैया 20 इंटू, याद करिए जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि भैया 18 बटे में 5 करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। देखो 5 और 20 और 18 गुणा 4 कितना होता है बेटा? 72। यानी कि भैया जो स्पीड आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है? बोलिए। चलें, क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। 2499 रुपीज़ में अगर किसी बच्चे ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है और करना चाहता है, बहुत बेहतर करना चाहता है, तो अभी भी इसके पास समय है, बढ़िया से क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाइए। ये कॉन्टैक्ट नंबर था, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बड़े ही प्यार से हमारी टीम आपको एनरोल करा देगी। बाकी ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको इस क्रैश कोर्स के साथ मिलने वाली है। ठीक है? ठीक है? बोलिए क्लियर है इतनी बातें? आइए, और ये सारे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा इनके साथ, ठीक है? और 28 दिसंबर यानी दोपहर के 2 बजे हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, तो इसको देने ज़रूर आना है, ठीक है? आइए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड फॉर रेशनल नंबर। कह रहा है बताइए इनमें से कौन-सा जो है रेशनल नंबर के लिए वैलिड नहीं है। आपको पता है रेशनल नंबर के लिए क्या वैलिड होता है? भैया एडिशन भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, क्या सब्ट्रैक्शन होता है? आप कहेंगे नहीं, तो यही वो आंसर है जो वैलिड नहीं है। बाकी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी वैलिड होती है, ठीक है? तो केवल एक ही ऑप्शन है यानी कि सी जो वैलिड नहीं होता है। क्योंकि अगर आप 1/2 देखो बड़े ध्यान से, अगर आप 1/2 माइनस 3/4 करें और अगर आप 3/4 माइनस 1/2 करें तो आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा, तो इसलिए ये बात गलत है सी वाली। ठीक है? चलिए आगे देखिए, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर है 36 एंड 48। कह रहा है 2 स्क्वायर है, इसका जो पेरी है भैया वो 36 है, एक भैया दूसरा स्क्वायर है, इसका जो पेरी है भैया 48 है। एक बात बताओ, अगर आपको दोनों के पेरीमीटर पता है तो क्या इनकी साइड नहीं निकाल सकते? स्क्वायर है तो आपके कहेंगे भैया जो इसकी साइड आएगी वो क्या आएगी? 36 डिवाइडेड बाय 4 यही होती है। तो साइड कितनी आ गई भैया? 9 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 9। और इसकी साइड निकालेंगे तो कितना होगा भैया? 48 डिवाइडेड बाय 4 यानी भैया इसकी साइड आ गई 12। कितनी आ गई जी? 12। क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है अब आपको उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है हुज एरिया
यानी कि एक वो स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है, इसका आपको क्या बताना है, पेरी बताना है, क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। कह रहा है हुज एरिया, जिसका जो एरिया है, यानी कि जो इसका एरिया है, जिसका एरिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि इसके एरिया के और इसके एरिया के स्क्वायर के बराबर है, ये कहने का मतलब है। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया, कह रहा है जिसका जो एरिया है, इसका जो एरिया, इसको मैं थर्ड मान लूं, एरिया थर्ड है ना, ऐसे लिख लेते हैं, एरिया थर्ड है ना। कह रहा है इसका जो एरिया है थर्ड वाले का इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर के एरिया के बराबर है, यानी a1 प्लस a2 के स्क्वायर के। क्लियर इतनी बात? अब देखिए बड़े ध्यान से, इसका एरिया अगर आप इसकी साइड a माने तो इसका एरिया क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वल्स टू a1, a1 यानी कि इसका एरिया, साइड क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 81, 81 a2 यानी कि भैया इसका एरिया निकालना है, साइड कितनी थी 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 144, यानी भैया a स्क्वायर आ गया 81 प्लस 144 जोड़ दो, कितना हो गया 4 1 5 8 4 12 1 1 2, यानी भैया 225, यानी कि भैया ए स्क्वायर आ गया 225। अगर आप यहाँ से साइड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 15 आ गई, यानी इसकी साइड 15 है तो क्या पेरीमीटर क्या होगा, अब आप खुद सोचो, अगर इसकी साइड 15 है तो पेरी क्या होगा, आप कहेंगे भैया 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 15, 15 चौक 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। बोलिए क्लियर भाई, इतनी बात बताइए, बोलिए क्लियर है। चले आइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 3, यहाँ 6, एलसीएम लीजिए 3 और 6 का, कितना आएगा 6, 3 के टेल में 6 2 बार तो 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 6 के टेल में 6 एक बार ये हो गया 5, मल्टीप्लाई 4 और 2 का एलसीएम लीजिए 4, 4 के टेल में 4 एक बार ये हो गया 3, 2 के टेल में 4 2 बार ये हो गया 2, 4 में से 5 के बेटा माइनस 1/6 है, 3 और 2 5/4, बस मल्टीप्लाई कर दो, -5 और 6 चौक 24, यानी -5/24, यानी 20 का करेक्ट आंसर। डन, बोलिए आइए अगला देखिए, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली, कह रहा है कि एक शहर है उसकी जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ती है हर साल, सालाना। कह रहा है इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतनी है, कितनी है भैया 1,21,000 अभी की पॉपुलेशन है, तो कह रहा है व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 2, देखो क्या कह रहा है, अभी पॉपुलेशन है भैया 1,21,000, हर साल 10% बढ़ती है, तो यानी भैया जो अगला साल होगा उसमें 10% बढ़ेगी, अगला साल होगा उसमें 10%, उसने केवल 2 साल के लिए पूछे, 2 साल के बाद में कितनी होगी, तो बस खत्म करें, नीचे 100 लिखो 100, कितनी बढ़ रही है भैया हर साल 10%, तो 100 को 10 बढ़ाओगे 110, 110, ये जो आएगा आपका आंसर, इसको सॉल्व करके 2 साल बाद आएगी, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, ये इससे कट गया, केवल क्या बचा 121 गुणा 11 इंटू 11 भाई 121 0, ये बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 146410, 146410, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलिए क्लियर है, बताइए बताइए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है फेयर डाइस को रोल्ड करा गया, एक डाई था उसको फेंका गया, कह रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड प्राइम नंबर, ऑड और प्राइम नंबर को। एक बात बताओ, टोटल आउटकम कितना आएंगे, आप कहोगे 6, अब जब फेंकोगे तो क्या क्या आउटकम आते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें प्राइम नंबर बताओ कौन कौन सा, आप कहोगे ये है भैया, ये है, ये है, कह रहा है इसमें भी ऑड बताओ, ये तो इवन है हटा दो, तो कितने बचे केवल 2, यानी 6 में से 2 ऐसी संख्या होंगी जो ऑड होंगी और साथ में प्राइम होंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे भैया 1/3, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है, बताइए भाई, डन, चले आगे, चले बताइए आगे बढ़ा जाए, बोलिए चलिए बोलिए। ठीक है आइए, और ये जो आपका गेस्ट पेपर चल रहा है बच्चों, इसको आप हमारी एप्लीकेशन पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, इसको स्कैन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बढ़िया से अपना एमसीक्यू अटैम्प्ट करिए। ठीक है आइए, 61 क्या कह रहा है, इन अ पाई चार्ट, कह रहा है पाई चार्ट है, ठीक है, दे नहीं रखा, हमें मानना पड़ेगा, एक पाई चार्ट है, रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, कह रहा है कि मान लो एक पाई चार्ट है ऐसा, उसमें फैमिली का एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, फैमिली का एक्सपेंडिचर, यानी कि फैमिली के जो खर्चे हैं वो दे रखे हैं, ठीक। कह रहा है सेंट्रल एंगल फॉर फूड इज 120 डिग्री, कह रहा है मान लो इसके अंदर जो सेंट्रल एंगल है ना, किसका, खाने का, किसका भैया, खाने का, खाने का, कह रहा है 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री है, कह रहा है इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज 24,000, कह रहा है अगर टोटल खर्चा यानी कि जो भी इसके अंदर खर्चे थे, मान लो खाने का है, रेंट का भी हो सकता है, स्कूल का हो सकता है बच्चों के, कह रहा है टोटल जो खर्चा है वो 24,000 का है, तो कह रहा है बताइए फूड पर कितना है। एक बात बताओ, अगर टोटल खर्चा देखोगे कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल है और डिग्री में है, तो 360 डिग्री किसके बराबर है भाई, 24,000 के बराबर है। अगर आप 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी भैया 2400 बटे में 36, ये आएगा। अब उसने किसका पूछा है आपसे, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बताओ फूड पर कितना है, फूड पर कितना था 120 डिग्री, 1 डिग्री इसके बराबर है तो 120 डिग्री निकाल दो, आप क्या कहोगे भैया 2400 बटे में 36 इंटू 120, क्लियर, बोले क्लियर। देखिए काटा जाए, 12 एकम 12, 12 दिए 36 हो गया भाई, 3 8 24, 3 8 24, तो ये हो गया भैया 800, 800 मल्टीप्लाई 10, यानी कि भैया 8000, कितना भैया 8000 का जो था खर्चा जो था इसके ऊपर हुआ था। क्लियर है बताइए,
ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पाई चार्ट नहीं देगा, कहानी दे देगा, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ डिग्री में हो सकता है परसेंटेज में दे दे, तो परसेंटेज में लेते 100% लेते हैं अगर टोटल खर्चे को लेते हैं, ठीक है? आइए, कह रहा है डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3, कह रहा है जो डायगोनल है क्यूब का वो 6√3 है, तो कह रहा है बताइए लेंथ ऑफ इट्स साइड, साइड की लंबाई क्या होगी? आप बताइए जो डायगोनल होता है, जो डायगो होता है, वो क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है भैया क्यूब का, है ना? आपको दे रखा है कितना डायगो 6√3 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर आप यहाँ से साइड निकाले तो √3 से √3 कट गया, 6 बराबर आ गई साइड, क्या आ गई? 6 बराबर आ गई साइड। क्या पूछा है जी उसने? अच्छा साइड पूछी तो बस खत्म कहानी, 6 हो गई साइड। अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम में निकल सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता तो सब कुछ निकल जाए, जब आपको साइड पता चल जाए तो आप सारी कहानी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आइए, अ कंपनी डिवाइड ₹3430 बिटवीन राहुल एंड सुनीता, कह रहा है कि भैया कितने रुपया है? 3430 है, 3430 है, 2 व्यक्ति के बीच में बाँटा गया राहुल, एक है राहुल और एक है सुनीता और एक है सुनीता। कह रहा है इन दोनों के बीच में पैसा बाँटा जाता है इतने रुपए 2:5 में, यानी कि भैया 2:5 में पैसा बँटा रहा। ठीक है भाई? कह रहा हू गेट्स मोर अमाउंट, कह रहा बताओ किसको ज़्यादा मिलेगा? एक बात बताओ, देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ, तुमसे ही पूछता हूँ मैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा यार? खुद सोचो, मैंने इतनी बार कहानी बताई है। रेशियो है, रेशियो में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वही सबसे ज़्यादा पैसा है। कौन-सी सबसे बड़ी वैल्यू है भैया? 5 बड़ा है ना, ये 2 था। भैया राहुल को यानी कम मिल रहा है, ₹2 मिल रहा है मान लो, सुनीता को 5 मिल रहा है। जो रेशियो में बड़ा है उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू, ये जो ओरिजिनल वैल्यू भी आएगी वो भी बड़ी होगी, यानी कि भैया पक्की बात है, सुनीता, ये जो सुनीता नाम की जो देवी थी, इनको सबसे ज़्यादा पैसा है। बस खत्म कहानी। आप सॉल्व भी कर लेना, देखना इसमें भी सुनीता को ही मिलेगा। ठीक? आइए, कह रहा था पाई चार्ट गिवन शोज़, ये पाई चार्ट देख पा रहे हैं? ये दिखा रखा है पूरा। शोज़ एक्सपेंडिचर बाय फैमिली, इसके अंदर एक पूरे परिवार का खर्चा दे रखा है, जैसे पीछे एक हमने बनाया था, उसमें हमने माना था, यहाँ पर पूरा खर्चा दे रखा है, जैसे फूड पर 120 डिग्री, अदर किसी और काम पर 45 डिग्री, एजुकेशन पर 45 डिग्री, सेविंग पर 90 डिग्री, हाउसिंग पर 60 डिग्री। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ जाते हैं, कहते हैं कि भैया ये तो खर्चा ही नहीं है, ये तो डिग्री है। मेरे भाई ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में चीज़ें या तो डिग्री में होती है, परसेंटेज में होती है। ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड देयर सेविंग व्हिच अमाउंट्स टू 72,000 इन अ मंथ, कह रहा है भैया इनकी जो सेविंग है, इनकी जो सेविंग है, जो अमाउंट करती है 72,000 महीने में। कितना भैया? 72,000 है महीने में। तो कह रहा है बताइए हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन फूड, कह रहा है बताइए कितना खर्चा जो है फूड पर हुआ, फूड पर। देखिए सेविंग कितनी है भैया? 90 डिग्री, यानी भैया 90 डिग्री की वैल्यू जो है 72,000 है। अगर आप 1 डिग्री की निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 8 जा 72, यानी 800 आ गया। कितना आ गया? 800। तो कह रहा है बताइए फूड पर कितना खर्च हुआ? फूड पर कितना है भैया? 120 डिग्री, है ना? यानी कि भैया 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 120 इंटू 800 करेंगे, कितना हो गया? 12 8 96, यानी 0 0, यानी 96वां आंसर आ गया। 96वां आंसर आ गया, बोलिए, बोलिए। 96वां नहीं, 96,000, 96,000, है ना? 12 8 96,000। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है भाई, ऑप्शन में गड़बड़ी है ना? ऑप्शन में गड़बड़ी है। फुट पर ही पूछा है ना? ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो इसको आप एक काम करो, इसे 96 बना लेना है, या तो 36 की जगह 96 आएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है? ऑप्शन में गड़बड़ था, तो आप इसको 9 कर लीजिएगा, यानी 96,000 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, आइए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10,000 रुपीस फॉर 2 ईयर इज ₹100, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अरे भाई सब दे रखा है भाई, डिफरेंस है एसआई और जीआई का 2 साल का, क्या होता है? पीआर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही होता है। डिफरेंस दे रखा है भैया ₹100, प्रिंसिपल कितना है भाई? 10,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है भैया? रेट हमें निकालना है, आर का स्क्वायर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, देखो 1 2 1 2 4 1 2 3 4 कट गए, केवल क्या बचा? 100 बराबर आर का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से रेट निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? रेट अंडर रूट 100 हो जाएगा, यानी भैया जो रेट आ गया वो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया जी? 10%, खत्म कहानी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, जितने भी आप लोगों को खतरनाक लगते थे, आसान से लगते थे, हार्ड लगते थे, हमने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकी में खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से ये जो अप्रोच मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, देखो पक्की बात है, ये अभी आप लोगों को देखो थोड़ी समझ नहीं आ सकती, हो सकता है कुछ जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको दिक्कत परेशानी है ये चीज़ समझने में। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ बाई गेस्ट पेपर नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ गेस्ट पेपर 1 से, उन्हें पता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आज आप लोगों के साथ है। क्योंकि वो बच्चे 2 महीने से लगभग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बच्चा 2 महीने से मेहनत कर रहा और आज आप मेहनत करनी शुरू कर दें, तो भैया आप उससे आगे निकल जाए। ये कतई भी संभव नहीं है, ये चीज़ कतई भी संभव नहीं है। तो वो जो बालक 2 महीने से मेहनत कर रहा है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसे पता है ये तरीके, ये किस तरीके से नियम कानून भैया ने जो बताए हैं हमें, किस तरीके से पेपर में लगाने होते हैं। और पक्की बात है वो बालक पेपर में भी लगाएगा। तो भैया अभी बहुत समय है, 1 डेढ़ महीने का समय है, जो भी बालक यहाँ नए जुड़े हैं, उनसे मैं यही उम्मीद करूँगा, यही आशा करूँगा कि आप लोग भी इस गेस्ट पेपर में डेली बैठिए। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या शिवम सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? दोनों टीचर बहुत बेहतरीन पढ़ाएँगे आपको, ठीक है? दिक्कत परेशानी कोई बात नहीं है। कोई भी जो अध्यापक है, कोई भी जो टीचर आएगा आप लोगों को सबसे बेस्ट पढ़ाएगा।
एक एजुकेटर या टीचर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि कुछ चीजें 100 में से 90 बच्चों को समझ आए, 10 बच्चों को ना आए। ठीक है? तो उसमें जो 10 बच्चे हैं, उन्हें अपनी तरफ से थोड़ा और फोकस होकर और कंसिस्टेंटली के तरीके से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्यार। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बाकी आप लोगों से नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। जब तक बाय-बाय एंड हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बाय-बाय।